इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड। तो इसका क्वेश्चन का मतलब हो गया वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है उसे कंडक्टर बोलते हैं। अब कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, तो देखिए वैसा मटेरियल जो जिसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। तो ऐसे मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और ये क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं इस वजह से करंट को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल होने के कारण ऐसा कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपसे पूछा जाए कि वैसा कह सकते हो कि मटेरियल जो लिक्विड हो और तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो, तो उसको कंडक्टर तो मैंने करिए, कंडक्टर तो है ही क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर पा रहा है, लेकिन स्पेसिफिक उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो उस केस में क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अपना लेते हैं हम लोग, द मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सब क्या है, इंसुलेटर है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल है। तो देखिए जो नहीं कंडक्ट करता अगर उसकी बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 2 का ए, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्यों नहीं कंडक्ट करता, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, इसमें फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे देखो सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में फ्री आयन अवेलेबल होता है तो वो कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वही सॉल्ट अगर आप क्रिस्टल फॉर्म में लेते हैं तो आयन अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करेगा। और बाकी जितना एग्जांपल देख रहे हो इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल्स है। तो वैसे सभी सॉल्यूशन तो कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर 2 का क्या लेंगे हम लोग, ए लेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट करेंट थ्रू इट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर। इनमें से कंडक्टर कौन सा है आपका। तो ऑप्शन आपका कॉम्ब, ग्लास, बैलून एंड आयरन नेल। यस, 3 का आपको आंसर होगा डी, आयरन नेल। अब आयरन नेल क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन है मेटल, मेटल है ये, और मेटल प्राय क्या होते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस वजह से ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर है, तो इसलिए करंट को कैरी करेगा। सभी मेटल की भी बात करें तो गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो बैड कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता हो। देखिए इसका आंसर पहले मेटल है, रबर, रबर तो मेटल है नहीं, ठीक है। मेटल का नाम पूछा गया है, ऐसा एक मेटल का नाम बताओ जो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता हो। लेड इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ का, ऑल मेटल्स आर। सभी मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट या नन ऑफ दिस। तो ऑल मेटल्स आर क्या हो जाएंगे, इसमें कंडक्टर हो जाएगा, बट एक्सेप्शन के साथ होगा, राइट। तो 4 का आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, मेटल में भी सभी मेटल ऐसे नहीं है कि कंडक्टर्स ही होते हैं। जैसे अभी लेड की बात की तो बेस्ट बात है वो गुड कंडक्टर तो होता नहीं है। अच्छा, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है मेटल, ये क्वेश्चन आपका। सबसे अच्छा कंडक्टर बोले इलेक्ट्रिसिटी का तो कौन सा मेटल होता है ये बताना है। द बेस्ट कंडक्टर अमॉन्ग्स्ट ऑल मेटल्स, यस करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर का जो सिंबल होता है ये होता है क्या, सिल्वर का सिंबल की अगर बात करें, सिल्वर का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, एजी होता है। आई थिंक एटॉमिक नंबर 47 होगा। हाँ, सिल्वर का अगर बात करें तो ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। फिर भी इसका यूज़ वायर के रूप में नहीं किया जाता। इसके पीछे 2 प्रमुख वजह हो सकता है। एक तो ये कॉस्टली खूब होगा, दूसरी बात कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है तो ये पिघल जाएगा, ठीक है। ये भी एक वजह हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल पर आप चाहें तो दूसरे किसी मेटल से उस पर पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जैसे कि अब डोर हैंडल है, अब उसके ऊपर आप सपोज करो डोर हैंडल है, उसके ऊपर आप चाहते हो क्रोमियम से प्लेट करना। क्यों चाहते हो, क्योंकि क्रोमियम कम रस्ट करेगा। तो इस वजह इसके लिए हम लोग तरीका अपनाते हैं क्या, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अपनाते हैं। तो ये किस इफेक्ट पर बेस्ड होता है, तो आपका 5 का आंसर क्या होगा इसमें, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके 3 इफेक्ट पड़ने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कितना इफेक्ट पड़ना होता है, 3।
कौन कौन सा? तो एक हो जाता है आपको, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का 3 इफेक्ट पढ़ना होता है। एक तो आप केमिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसी तरह से होता है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। एक और कौन सा इफेक्ट होगा बताइए तो? यस, चलिए बहुत टाइम लग रहा है। 3 इफेक्ट हमें पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो अभी अपने क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट, शायद इसकी भी बात पढ़े होंगे, ठीक है। एक जो और हम लोग बात करेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट, राइट। सो 3 इफेक्ट हुआ करता है हीटिंग, ये हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पर बेस देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो, जैसे बल्ब है, तो बल्ब में जो टंगस्टन जो ग्लो करता है, ये किस वजह से करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। डोर बेल जो काम करता है, ये किस वजह से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अभी आपने देखा, ये किस इफेक्ट पर बेस्ड है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब करंट पास करेगा किसी केमिकल से तो उसमें रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, ऑब्वियस बात, उसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है आपको, एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए ऑप्शन क्या क्या है? हैज़ पॉजिटिव चार्ज, हैज़ नेगेटिव चार्ज, शुड बी एबल टू कंडक्ट चार्ज विदाउट डिसोसिएटिंग, और शुड बी एबल टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो अब इस बात 6 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो कैपेबल हो किस में? पॉजिटिव चार्ज बनाने में और नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज बनाने में। पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं? कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। तो आप याद भी रख सकते हैं इसको। कैटायन अगर आप लिखेंगे, कैटायन वर्ड लिखेंगे तो CATION ऐसे लिखिएगा। तो जो टी होगा उसको अगर आप सर्कल कर देंगे तो कैटायन से वहाँ से याद रखा जा सकता है। एनायन जो बार बार साउंड आप एन जैसा सुन करके भी नेगेटिव याद रख सकते हैं। तो कैटायन और एनायन 2 तरह के आयन्स हो गए। कैटायन पॉजिटिव आयन हुआ और एनायन नेगेटिव आयन हुआ। चलो क्वेश्चन 6 का क्या आंसर हो गया अपना? डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियंस यूज रबर ग्लव्स वाइल वर्किंग बिकॉज। अब इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं वो रबर का ग्लव्स यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? तो ऑप्शन आपका, रबर इज़ एन इंसुलेटर, रबर इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ ईजी टू वर्क वाइल वेयरिंग ग्लव्स, और नन ऑफ दीज। तो अब इस बात करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इंसुलेटर होता है रबर। सो 7 का ए होगा, रबर इज़ एन इंसुलेटर। तो करेक्ट फॉर्मेट में आंसर देना है 7A, ऐसे राइट करना है, ठीक है। और उसमें जो करेक्ट वर्ड है वो भी लिखना है। 8th क्वेश्चन है अपना, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब देर इज अ वैक्यूम, एयर इज फिल्ड, इनर्ट गैस आर फिल्ड, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड। तो 8th का क्या आंसर होगा? देखो 8th का आंसर होगा इनर्ट गैस आर फिल्ड, राइट। तो इनर्ट गैस जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनर्ट गैस क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगर सपोज करो ऑक्सीजन होता तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा टंगस्टन, और वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, बल्ब तुरंत फ्यूज़। तो इनर्ट गैस कौन कौन सा है? देखिए इनर्ट गैस जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट जो आप ग्रुप देखे होंगे 18th ग्रुप, या उसको पहले 0 ग्रुप भी कहते थे, उसमें हुआ करता है। इसमें कौन कौन सा होता है? देखो इसमें हीलियम होता है, हीलियम, और क्या होता है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन। एक और क्या होगा? रेडॉन। ये सब हो जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, यस। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। और क्रिप्टन का होता है 36, यस 36 होता है। और जेनन का, इसका होता है 54 होता है। और रेडॉन का कितना होता है? 86 होगा। तो इस तरह से ये आपको एटॉमिक नंबर है। सबकी वैलेंसी कितनी होगी? सबका वैलेंसी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। हीलियम का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, सबके वैलेंसी कितने होंगे? 0 होंगे। और जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सब क्या चाहता है? इनर्ट गैस जैसा बन जाना। क्यों बन जाना? ताकि रिएक्शन नहीं करना पड़े, स्टेबिलिटी आ जाए, है ना। आप लोगों को भी कहा जाता है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मतलब क्या? स्टेबल हो जाओ लाइफ में, फाइनेंशियली
आप जो है स्टेबिलिटी आपको कहा जाता है। उसी तरह से जितना एलिमेंट है आपका, वो एलिमेंट भी क्या बनना चाहता है, इनर्ट गैस बनना चाहता है, ताकि स्टेबिलिटी जो बात की है वो उसको आ जाए और रिएक्शन फिर उसको बार बार नहीं करना पड़े, राइट। तो चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो टिन कैन जिसमें फूड को स्टोर किया जा सकता है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टिन कैंस जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके तैयार किया जाता है, तो किस किस दो मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करके तैयार किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आप अगर आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का लगा सकते हैं। चलिए, किसी का नहीं लगा है, गेस करिए। चलिए, कुछ बच्चा ए राइट कर रहे हैं। ओके, देखो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग बात करें, टिन ऑनटू आयरन। आयरन जो होता है स्टील, उसके ऊपर में, हाँ ये उसके ऊपर में कवर होता है। सो टिन कैन जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका किस पर किया गया होता है, आयरन के ऊपर में टिन का प्लेटिंग होता है, राइट। सो उससे क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है कम रिएक्टिव होगा और आप कह सकते हो कि फूड जो है वो स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। 10th क्वेश्चन आपका, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एलईडी जो है वर्तमान में रिवॉल्यूशन लाया है लाइट के लिए, और इसका और भी कई क्षेत्रों में यूज़ किया जा सकता है। तो एलईडी जो है इसका फुल फॉर्म क्या, ये पूछा गया। देखो इसका करेक्ट आंसर आपको पहले ही दिया हुआ है, यानी कि 10 का ए, लाइट इमिटिंग डायोड। जो पुराने बल्ब होते थे जिसका अगर पूछा जाए कि सबसे पहला बल्ब जो आविष्कार किया गया है ना, उस बल्ब को इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते थे। और उस बल्ब का जो आविष्कार हुआ था, सबसे पहला जो बल्ब आविष्कार हुआ, उस बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया? हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किए, उस बल्ब में जो लाइट देने वाला एलिमेंट था वो क्या था, टंगस्टन था, राइट। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल आप लोग जानते हैं क्या? टंगस्टन जो है ये एक मेटल है, इसका सिंबल क्या होता है? यस, डब्ल्यू होगा, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर भी जानते हो तो बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होगा टंगस्टन का? चलो आप लोग कमेंट करो, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 2 लिख रहे हैं, नहीं तो 2 तो अभी तुरंत आप देखिए हीलियम होता है, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ बच्चे 74 अब राइट कर रहे हैं। चलिए, गूगल सर्चर भी कर रहे हैं आप लोग फास्ट फास्ट, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की भी नॉलेज रखनी है। तो ग्रुप ए आप लोग का हो गया ओवर। अब ग्रुप बी की बात करें हम लोग, ये जो क्वेश्चन हो गया अपना ग्रुप बी हो गया आपका। तो ग्रुप बी का जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसमें ग्रुप बी में जो क्वेश्चन है अब क्या है, द पार्ट इनटू विच द अर्थ्स लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इज। देखो फर्स्ट से पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ग्रुप ए में आपका क्या स्कोर रहा, 10 में कितना स्कोर रहा, कमेंट कीजिए। तो ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट आंसर रहा? कॉपी पर टिक क्रॉस भी करते चलिए। अब लिखना कैसे है, 9/10 लिखना है, 10/9 नहीं लिखना। 10/9 का मतलब क्या हुआ कि 9 क्वेश्चन में आप 10 मार्क्स ले आए, ठीक है। 10/9 का ये मतलब हो गया। तो आपको लिखना क्या है, 9/10। अगर आप 9 में 10 मार्क्स लाए हैं तो लिख सकते हैं वैसे भी। चलिए, अब सही हो गया, ओके वेरी गुड। चलो ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ओके, तो अगेन 10 क्वेश्चन है, इसका आप आंसर साथ में भी कर सकते हो, चूँकि टाइम भी तो मैनेज करना हम लोग को ना। द पार्ट इनटू विच द अर्थ्स लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इज। क्वेश्चन है आपका कि द पार्ट्स इनटू विच द अर्थ्स लिथोस्फेयर, अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो डिवाइड है, इसका आपको आंसर करना है। तो लिथोस्फेयर अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए। द पार्ट्स इनटू विच द अर्थ्स लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड एज। तो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है ये डिवाइडेड किस पार्ट्स में हुआ करता है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आपको टेक्टोनिक प्लेट्स होगा, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स।
फॉल्ट प्लेट वगैरह जो हो गया ये नहीं होगा आपको। एपी सेंटर तो ये सब हो गया आपको भूकंप से जुड़ा हुआ। कोर भी बात यहाँ पे नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? टेक्टोनिक प्लेट्स। देखो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक प्लेट है, सेरेमिक का सपोज करो प्लेट है, चीनी मिट्टी या ऐसा कोई प्लेट है, अगर आप उसे क्या करते हो गिर जाता आपके हाथों से, तो वो प्लेट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा ना, छोटे छोटे पीसेस में जो प्लेट है वो टुकड़ों में बट जाएगा। कुछ वैसे ही अर्थ भी जो है वो छोटे छोटे प्लेट से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स कहेंगे। अब जैसे इंडिया का जो प्लेट है उसको इंडियन प्लेट्स बोलते हैं, और इंडिया के ठीक ऊपर जो प्लेट है उस प्लेट का क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट नाम है उसका। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब कोलाइड हुआ तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब कोलाइड हुआ तो इसके कॉलिजन से बना एक हाई एलिवेटेड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, और उसका नेम क्या आप लोग बता सकते हैं? उस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हिमालय, है ना। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कॉलिजन से बना हिमालय। और इसका देखिए प्रूफ भी ये है कि सबसे नया जो अगर देखें तो लैंड जो आपको देखने को मिलेगा वो हिमालय के तराई क्षेत्रों में मिलेगा। और सबसे पुराना लैंड अगर आप देखोगे तो जो ब्लैक सॉइल अगर आप ढूंढोगे तो भारत में कहाँ मिलेगा ये? तो आपको डेक्कन प्लेटू रीजन मिलेगा, क्योंकि ये उस लैंड में सबसे कम बदलाव हुआ और सबसे ज़्यादा बदलाव आगे वाला हिस्सा यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ। तो इसका ये प्रमाण होता है। टेक्टोनिक प्लेट पर ही और बहुत सारी बातें हैं कि भारत का जो लैंड है वो और ऑस्ट्रेलिया का लैंड है वो कभी पहले एक होता था, फिर वो अलग हो गया और आपका इंडिया का जो प्लेट है वो आगे बढ़ गया, ऐसा है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यानी अर्थक्वेक कितना डेंजरस है इसको मेजर किया जाता है किस स्केल पर? यही आपका क्वेश्चन है। तो आपका सिस्मोग्राफ है, इलेक्ट्रोस्कोप है, रिक्टर स्केल है, ऑल ऑफ दीज है। देखो इसमें करेक्ट स्केल पूछा गया ना, मेजर्ड ऑन यानी स्केल पूछा गया, तो आंसर क्या होगा? रिक्टर स्केल। अगर पूछा जाता है किस डिवाइस से तो आंसर क्या होता? तब अपना सिस्मोग्राफ होता। तो 2 का अपना आंसर क्या होगा? अभी सी होगा। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये आपको फ्रैक्शनली एक तरह से डिवाइडेड हुआ करता है, और जो मैग्नीट्यूड है जैसे अगर आप बोलते हैं कि 4.5 3.5 रिक्टर स्केल, तो इसका मतलब ये सब कम हुआ। जबकि अगर आप 6.7 या 7.5 ये सब जो हो जाते हैं वो फिर सीवियर में काउंट होंगे, यानी भूकंप जो है वो डेंजरस माना जाएगा उस केस में। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन तक आप क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है अपना, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट। तो क्या पूछा गया? पॉजिटिव चार्ज वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा वो, है ना। आप चार्ज का ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े होगे। चार्ज क्या होता है? देखो मैटर जब हम लोग बात करते हैं तो मैटर का 2 तरह की कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं, एक तो उसका वेट और दूसरा उसका चार्ज। तो वेट क्या है? पार्टिकल से बना हुआ, कांस्टेंट रहता है हमेशा। चार्ज क्या है? तो ये एबिलिटी है किसी मैटर का दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने का। अब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, पॉजिटिव को कैटायन, नेगेटिव को एनायन कहते हैं। तो पॉजिटिव, अब देखो इसमें कंसेप्ट होता है कि लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्ज मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? तो अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन अपना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसको? तो अब बेस्ट बात है नेगेटिव चार्ज को, यानी 3 का अपना आंसर होगा बी, है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन लोग लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, द मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इज कॉल्ड। फिजिकल टच जब इन्वॉल्व हो गया तो कौन सा मेथड होगा वो? ऑप्शन सब है आपको, इंडक्शन, डिफ्यूज़न, कंडक्शन एंड करेंट। तो 4 का आंसर क्या होगा? सी होगा। यस, कंडक्शन होगा। देखो इंडक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, और ना ही डिफ्यूज़न होगा, ना करंट होगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंडक्शन। कंडक्शन वो मेथड होता है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट से चार्ज किया जाता है दूसरे मैटर को। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपका मोबाइल जो चार्ज होता है, अब इसे मोबाइल में भी आ गया है कि आपको बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट आने लगा है,
तो मोबाइल जो चार्ज आप करते हैं तो चार्जर आप जोड़ते हो और उसका जो पिन होता है वो आपके मोबाइल में लगता है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से एक तरह से चार्ज हो रहा है। तो कौन सा मेथड हुआ? कंडक्शन हुआ। 3 तरीके से करते हैं ना, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन होगा और क्या होगा? तो फ्रिक्शन होगा ना। इस सब से आप मतलब करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ आपको, द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर अर्थक्वेक्स मोस्ट लाइकली टू अकर, यानी टेक्टोनिक प्लेट का किनारा जहाँ पर भूकंप होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो वो क्या होता है? ये आपका पूछा गया। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का फॉल्ट जोन होगा, यानी कि 2 प्लेट है और दोनों प्लेट का जो जहाँ पे बाउंड्री होगा वहाँ पर भूकंप आने की संभावना क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो ये क्या होते हैं? डेंजरस जोन होते हैं। अलग अलग 5 जोन्स में इंडिया को भी डिवाइड किया गया है। तो जो फॉल्ट जोन है वो बेसिकली जहाँ पे प्लेट दोनों आपस में रहेंगे, एज रहेगा प्लेट का, वहाँ पर जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट का वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आप देखो भूकंप, अगर आप देखें सबसे ज़्यादा किस कंट्री में आता है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका किस कंट्री में सबसे ज़्यादा भूकंप आ रहा होता है? जापान में आता है। ठीक है, और जापान अगर देखा जाए तो वहाँ पे कहा भी जाता है कि रिंग्स ऑफ फायर के पास बसा हुआ है वो, है ना, पैसिफिक ओशन पास रिंग्स ऑफ फायर, यानी अंदर ऑब्वियस बात है टेक्टोनिक जो प्लेट्स का फॉल्ट होगा, वोल्केनिक इरप्शन और आप कह सकते हो अर्थक्वेक, ये संभावनाएं सबसे अधिक वहाँ पे देखने को मिलता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन अपना, लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, अब लाइटनिंग क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपका रेन के कारण, दूसरा ऑप्शन आपका विंड, सी आपको ह्यूमिडिटी और डी आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो क्या आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, या 6 का डी होगा। देखो लाइटनिंग के बारे में शुरू में जो लोग थे बहुत अलग अलग मान्यताओं को बनाए हुए थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा ऐसा कि लाइटनिंग के बारे में कहा जाता था इसको कि रैथ ऑफ गॉड है ये। रैथ, रैथ मतलब गुस्सा, है ना, भगवान जब गुस्सा होते तो लाइटनिंग होता है, ऐसा लोग पहले मानते थे। और फिर बाद में चल करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट काइट एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि ये स्पार्क है बस। जैसे कई बार आप चार्जर भी लगाते हो बोर्ड में, होता है ना स्पार्क थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो वैसा ही बस स्पार्क होता है। वैसे क्लाउड होते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण जो स्पार्क जनरेट होता है उसको लाइटनिंग कहा जाता है। और इस तरह से बहुत सारे लोग जिनका इससे धंधा चलता था, मतलब कि बिजनेस चलता था भगवान को के नाम पे डरा कर पैसे कमाने का, उनका उससे बंद हो गया, है ना। चलो 7th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो बहुत ईजी है आपका क्वेश्चन, क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आपसे, अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं? जहाँ से स्टार्ट होता है। अब अलग अलग आंसर आप लोग लिख रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं क्या? फोकस, और कुछ लिख रहे हैं एपी सेंटर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ देखने को मिलेगा वो क्या होगा? फोकस स्टार्ट वाला हो जाएगा, और जहाँ पर सबसे इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा आपका? तो एपी सेंटर उस केस में हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। 8th क्वेश्चन आपको, अर्थक्वेक कैन कॉज, अर्थक्वेक से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन क्या आपको? फ्लड हो सकता है, लैंडस्लाइड, सुनामी, ऑल ऑफ दिस। तो आपका 8th क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्या सभी रीज़न हो सकते हैं? तो बहुत मेजर सभी एक एक करके नहीं, बल्कि सबका अलग अलग सिनारियो हो सकता है जहाँ पे तीनों जो रीज़न है वो सब हो सकता है। 9th क्वेश्चन अपना, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड रिलेटेड फेनोमेना इज, यानी कि वैसा साइंस का ब्रांच जिसमें अर्थक्वेक से जुड़े हुए फेनोमेना की स्टडी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो सिस्मोलॉजी। ओके, 9 का ए, सिस्मोलॉजी। सिस्मो मतलब क्या हो गया? अर्थक्वेक होगा, लॉजी मतलब स्टडी। सो अर्थक्वेक का स्टडी, अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी कहेंगे। ओके, इस बी ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन है, वी हियर अ थंडर बिकॉज, थंडर हम लोग सुनते हैं क्यों? देखो क्या है, अ लॉट ऑफ चार्ज गोज इन लाइटनिंग, ऑप्शन ए है। सेकेंड ऑप्शन आपका, द एयर हीट्स अप एंड एक्सपैंड्स ऑल ऑफ सडन। नेक्स्ट क्या आपको, क्लाउड्स बैंग अगेंस्ट ईच अदर, और डी आपका क्लाउड बर्स्ट। तो क्या आंसर आप लोग का? 10th का क्या आंसर आपका? थंडर हम लोग सुनते हैं क्यों? चलिए अलग अलग आंसर आप लोग का भी आ रहा है, किसी का ए है, फिर बी है। करेक्ट आंसर का क्या होगा? तो ये आपका बी हो जाएगा,
द एयर हीट्स अप एंड एक्सपेंड्स ऑल ऑफ सडन। जब लाइटनिंग आता है तो अचानक से जो टेम्परेचर है एयर का वो काफ़ी राइज हो जाता है, और इस वजह से आप जो है थंडर यानी कि साउंड सुनते हैं, ठीक है। और काफ़ी वो, हाँ, तो एक क्वेश्चन है इस पर, थंडर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है आपको कि थंडर और लाइटनिंग। देखिए क्लाउड, जब आप देखते हैं कि क्लाउड का डिस्चार्जिंग यानी कि चार्जिंग का कॉन्सेप्ट से क्या लाइटनिंग जनरेट हो रहा होता है, तो इसमें क्वेश्चन है कि थंडर और लाइटनिंग में पहले क्या पहुंचता है हम तक, ये बताना है। थंडर और लाइटनिंग में पहले क्या पहुंचता है? चलिए आंसर आप लोग आ रहा है, लाइटनिंग पहुंचता है। यस, करेक्ट आंसर होगा लाइटनिंग। क्यों होगा लाइटनिंग? क्योंकि लाइट का स्पीड जो होगा, अगर हम लोग लाइट और साउंड इसके स्पीड को कंपेयर करें, लाइट और साउंड के स्पीड को अगर कंपेयर करें, लाइट एंड साउंड के स्पीड को कंपेयर करें, तो साउंड कहीं भी नहीं आसपास मिलेगा आपको, लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड होगा उसका। लाइट का स्पीड आप पढ़े हुए होंगे कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जा सकता है। साउंड का पढ़े होंगे 340, कुछ केस 344 भी जा जाता है, तो करीब करीब 340 अगर हम लोग ले लें तो इतना मीटर पर सेकेंड मात्र होता है। तो 1 सेकेंड में जहाँ साउंड मात्र 350 मान लेते हैं एवरेज इसका, उतना ही जा सकता है, वहीं लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। तो लाइटनिंग पहले हमें दिखाई पड़ता है, बाद में हमें थंडर का साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो बी ग्रुप का कितना आपका स्कोर रहा ये बताइए, तो बी में आपका क्या स्कोर रहा?